हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू थ्योरी ऑफ मनी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कैसे मॉनेटरी मेटल्स मनी के फॉर्म में आए। अगर अभी आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले इस वीडियो को चेकआउट करें। हमने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ मनी बताई है। आप इसको भी चेक कर सकते हैं स्टार्टिंग से। काफ़ी सालों के बाद गोल्ड विनर उभर के आया बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू या मनी के फॉर्म पे। मेनली बिकॉज गोल्ड की कुछ यूनिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसे सबसे अलग बनाते हैं। गोल्ड लगभग इंडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब ये रस्ट, टार्निश या डिके नहीं होता। इसकी वजह से जितना गोल्ड आज तक माइन किया गया है वो अभी भी किसी ना किसी यूजेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। गोल्ड को आर्टिफिशियली बनाया नहीं जा सकता, सिर्फ माइन करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ये रेयर डिपॉजिट्स ऑफ अनरिफाइंड ओर से ही मिलता है जो इसे और वैल्यूएबल बनाता है। गोल्ड की न्यू सप्लाई रेट कंसिस्टेंटली लो और स्टेबल रही है। एनुअल ग्रोथ रेट सिर्फ 1.5% के आसपास है और ये पिछले 70 सालों से मेंटेन है। गोल्ड की एनुअल सप्लाई रेट कभी भी 2% से ज़्यादा नहीं हुई है, जो इसकी स्केर्सिटी और वैल्यू को स्टेबल रखता है। इसलिए गोल्ड की कंसिस्टेंट स्केर्सिटी, उसकी इंडिस्ट्रक्टेबल और हिस्टोरिकल एक्यूमुलेशन की वजह से आज भी ये एक प्रेफर्ड स्टोर ऑफ वैल्यू या मनी के फॉर्म में यूज़ होता है। अडॉप्शन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड 1900 तक लगभग 50 कंट्रीज, जिनमें सभी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस शामिल थे, वो गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर चुके थे। जो नेशंस ऑफिशियली गोल्ड स्टैंडर्ड पर नहीं थे वो भी प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए गोल्ड कॉइन्स का ही यूज़ करते थे। अलग अलग करेंसीज असल में अलग अलग वेट्स ऑफ फिजिकल गोल्ड्स को रिप्रेजेंट करती थी। एक नेशन की करेंसी को दूसरे नेशन की करेंसी के साथ एक्सचेंज रेट सिर्फ यूनिट्स के बीच कन्वर्जन का रिजल्ट था। आप ऐसा मान लो, ये बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है जैसे कि इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली होता क्या था, बैंक्स स्टोर करते थे गोल्ड को अपने सिटीजन्स का। उसके बदले में दे यूज टू इशू पेपर बैक्ड करेंसी 1:1 के रेशियो में, विच कैन बी रिडीमेबल फॉर गोल्ड। यानी कि वो गोल्ड के बदले पेपर करेंसी अगर वापस बैंक को लाके थे तो उसके बदले में वो उनको गोल्ड मिल जाता था। जब पेपर करेंसी एक बार इशू हो गई है एंड ट्रांजेक्शन सारी हो चुकी है तो मे बी मंथ के एंड में या क्वार्टरली या फिर ईयरली सेंट्रल बैंक्स आपस में फिजिकल गोल्ड को सेटल करते थे। लेकिन अब आपका क्वेश्चन यह था कि लोग अपना रेयर मेटल गोल्ड या फिर करेंसी क्यों देंगे किसी पेपर बैक करेंसी के बदले में जो कोई भी इशू कर सकता है। इसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि गोल्ड को फिजिकली कैरी करना मुश्किल था और बड़ी रकम को पेपर करेंसी में डिनोट करना शुरू किया गया जो कैरी करने में आसानी होती थी। यानी कि आप अगर आपको 10 kg गोल्ड का वैल्यू लेके जाना तो आप 10 kg गोल्ड अगर लेके जाओगे तो पॉसिबल नहीं है ना, कोई भी कुछ भी आपको कर सकता है। इसीलिए ब्रिटिश पाउंड को का जो मेजरमेंट था वो 7.3 ग्राम्स ऑफ गोल्ड था। फ्रेंच फ्रैंक का 0.2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड को रिप्रेजेंट करता था। डुएश मार्क यानी कि जर्मनी की करेंसी 0.36 ग्राम ऑफ गोल्ड को रिप्रेजेंट करती थी। इसका मतलब था कि इन करेंसीज के बीच एक्सचेंज रेट फिक्स था। चलिए अब देखते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड एरा के कुछ अचीवमेंट्स। यूरोप में इस एरा को ला बेल एपोक द ब्यूटीफुल एरा कहा जाता है। मतलब आई एम नॉट श्योर इफ आई स्पेल दैट नेम करेक्ट और नॉट। इस समय टेक्नोलॉजिकल, मेडिकल, इकोनॉमिक और आर्टिस्टिक फील्ड में मेजर एडवांसमेंट्स हुए। इसके बारे में आप और चाहें तो आप पढ़ सकते हैं विकीपीडिया में, यहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ मिलेगा देखने के लिए। वॉर्स बहुत कम होती थी, साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत इनोवेशन हुए हैं। इस टाइम पे इलेक्ट्रिक लाइट और नियॉन लाइट्स भी इन्वेंट हुई थी फ्रांस में। और साइड बाय साइड आई थिंक एरोप्लेन भी स्टार्ट हुआ था राइट ब्रदर्स का। आई एम नॉट श्योर वो था कि नहीं, बट देखना पड़ेगा। ब्रिटेन ने पैक्स ब्रिटानिका का पीक देखा जिसमें ग्लोबल एक्सपेंशन के साथ मिनिमल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। यानी कि मतलब सबसे कम या फिर पीसफुल टाइम था, ज़्यादा इतने वॉर्स नहीं चले थे। नेली बाई की 1899 की रिकॉर्ड ब्रेकिंग जर्नी अराउंड द वर्ल्ड इन 70 डेज भी इसी टाइम उसने करी थी। उसने यूनिवर्सली ब्रिटिश कॉइन्स और बैंक ऑफ इंग्लैंड के नोट्स का ही यूज़ किया था, विच वर एज गुड एज इक्वलेंट टू गोल्ड।
ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड। इस यूनिफाइड साउंड मॉनिटरी यूनिट ने कैपिटल एक्यूमुलेशन, ग्लोबल ट्रेड और लिविंग कॉस्ट स्टैंडर्ड्स को काफ़ी इंप्रूव किया। वेस्टर्न वर्ल्ड्स में ज़्यादा फ्रीयर इकोनॉमीज और सोसाइटीज़ देखने को मिली थी। इस वीडियो और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई। दुनिया की मेजर इकोनॉमीज गोल्ड स्टैंडर्ड से हटकर अनसाउंड गवर्नमेंट मनी पर शिफ्ट हो गई। सिर्फ स्विट्जरलैंड और स्वीडन ही थे जो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान न्यूट्रल रहे और 1930s तक गोल्ड स्टैंडर्ड पर बने रहे। इसके बाद ग्लोबली गवर्नमेंट कंट्रोल मनी का एरा शुरू हुआ जो डिसास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आया। पहले बैंक्स अपनी रिजर्व्स में गोल्ड रखते थे और ट्रांजैक्शंस के लिए करेंसी इशू करते थे। सेटलमेंट फिजिकल गोल्ड में ही होता था। जैसे 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 फिजिकल गोल्ड में पेमेंट्स और सेटलमेंट्स कम होते गए, बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड के बिना मनी क्रिएट करना और उसका सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। जब बैंक चलाने का मतलब मनी क्रिएशन बन गया तो गवर्नमेंट्स नेचुरली बैंकिंग सेक्टर को सेंट्रल बैंकिंग के जरिए अपने कंट्रोल में लेने लग गई। ये टेम्पटेशन हमेशा बहुत स्ट्रांग रही है क्योंकि इससे वो वर्चुअली इनफाइनाइट पेपर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या तो गवर्नमेंट्स के फेवर में लोगों ने इस प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए फंडिंग भी की। 20th सेंचुरी की शुरुआत में इससे हुई 20th सेंचुरी की शुरुआत इसी से हुई कि गवर्नमेंट्स ने मॉडर्न सेंट्रल बैंकिंग के इन्वेंशन के जरिए अपने सिटीजन्स के गोल्ड को अपने कंट्रोल में कर लिया। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान रिजर्व्स के सेंट्रलाइजेशन ने गवर्नमेंट्स को अपने गोल्ड रिजर्व्स के बियॉन्ड मनी सप्लाई एक्सपैंड करने की परमिशन दी, जिसने उनकी करेंसी की वैल्यू रिड्यूस कर दी। वर्ल्ड वॉर वन के बाद फ्री मार्केट के द्वारा मॉनेटरी मीडियम चूज करने का एरा खत्म हो गया और गवर्नमेंट्स द्वारा गवर्नमेंट मनी का एरा शुरू हुआ। आज भी ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम की फाउंडेशन गोल्ड ही है, लेकिन अब दुनिया का मॉनेटरी रियलिटी ज़्यादातर गवर्नमेंट्स के आदेश, डिसीजन और मॉनेटरी पॉलिसीज़ के द्वारा शेप होता है, ना कि इंडिविजुअल चॉइसेस के द्वारा। गवर्नमेंट मनी का नाम फिएट मनी है, जो लैटिन शब्द से आया हुआ है और इसका मतलब है ऑथराइजेशन या फिर आदेश या अनुमति से। बेसिकली अब गवर्नमेंट्स डिक्टेट करेंगी कि पैसा क्या होता है, यानी कि जिसके पास पैसा कंट्रोल या क्रिएट करने की पावर है उसके पास अनलिमिटेड पावर है। Government money is very similar to primitive forms of money as we have discussed in previous videos, whose supply can be increased quickly compared to its stock. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।